सी दी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, हम इजीली देख सकते हैं कि कोर्ट में कैसे होता है, क्या होता है, कैसे सब चीजें होती हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हमें नहीं पता था, अब आप पूरे कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो लाइव होंगी, सो यू कैन सी दी लाइव प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बताया था, जो ई कमिटी है कोर्ट की, उन्होंने ये बनाए हैं, ये रूल्स को क्या किया है, ड्राफ्ट किया है। उस कमिटी के जो चेयरपर्सन है वो है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो उस कमिटी के जो हेड पर्सन है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, उस कमिटी ने ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं कि क्या क्या रूल्स रहने चाहिए। जैसे रूल्स में उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही, रूल्स में उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा मैटर या कोई भी ऐसा केस जो किससे रिलेटेड है, आपके किसी सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे रेप हुआ, मॉलेस्टेशन हुआ, या फिर कोई भी मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी मैटर है वो क्या होगा, उससे रिलेटेड जो केस है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, ना ही कोई रिकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस जो होगा वो जज के हाथ में होगा, जो भी प्रिसाइडिंग जज होगा उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल जैसा डिवाइस होगा, और वो जब चाहे वो जो स्ट्रीमिंग है, जो लाइव स्ट्रीमिंग है, उसे रोक सकते हैं। अब ये रोकने की नौबत कब आ सकती है, ये रोकने की नौबत तब आ सकती है जब ऐसी कोई भी चीज या ऐसा कोई भी मैटर चल रहा हो जिसमें किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेट डिटेल्स रिवील हो रही हो, जैसे वो इंसान कहाँ रहता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम जो विटनेसेस हैं उनकी प्रिवेसी का भी ध्यान रखा गया है इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में, और ये कहा गया है कि जब भी किसी भी केस में इस तरीके की प्राइवेट डिटेल्स अगर रिवील हो रही होंगी तो उसी समय क्या होगा, जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसे रोक दिया जाएगा। तीसरी चीज क्या बोली कि 5 कैमरे फिट होंगे अलग अलग एंगल्स पे कोर्ट में, और वो 5 कैमरे किस किस को देख रहे होंगे, बेंच की तरफ होंगे, एडवोकेट्स की तरफ होंगे, विटनेसेस की तरफ होंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि किसने क्या बोला, क्या आर्ग्यूमेंट दिया, वो सब कुछ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये सब ड्राफ्ट रूल्स वगैरह बनाए गए हैं पूरी। अब क्या होगा, जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी। दूसरी चीज क्या बोली गई इसके अंदर, जब ये लाइव प्रोसीडिंग्स और ये सब कुछ चलेगा तो कोर्ट के अंदर जो मौजूदा मीडिया या जो भी पर्सन जो उस केस को देखने आए हैं उनकी वॉइसेस रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि वो गलत होगा, वो उनकी प्राइवेसी का ब्रीच होगा। तो उन लोगों की जो भी वॉइसेस हैं वो रिकॉर्ड नहीं होंगी। और और इस कमिटी ने बाकी सब हाईकोर्ट से भी कहा है कि भाई अपने अपने इनपुट्स दीजिए इस बारे में कि हमें कैसे रूल्स बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए। हाल फिलहाल जो कमिटी है, ई कमिटी ने, जिसने ये रूल्स बनाए हैं, उस कमिटी में कौन कौन है, उस कमिटी में जजेस हैं फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक है, उन्होंने मिलके रूल्स बनाए हैं, ड्राफ्ट बनाया है फॉर लाइव स्ट्रीमिंग रूल्स। अब ये जो पावर है हाई कोर्ट के पास टू मेक सच रूल्स, वो कहाँ से आ रही है, ये पावर उन्हें मिल रही है from articles 225 and 227 of the constitution। 225 जो आर्टिकल है वो हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो रूल्स बना सकते हैं कि कैसे प्रोसीडिंग्स होती है, कब होनी चाहिए। ठीक है, कोर्ट से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स कैसे होनी चाहिए, कोर्ट से रिलेटेड रूल्स बनाने की पावर कहाँ दी गई है हाई कोर्ट को, अंडर आर्टिकल 225। और जो आर्टिकल आपका 227 है वो डील करता है क्या, दैट हाई कोर्ट हैज द पावर, ठीक है, हाई कोर्ट के पास पावर है टू हैव जुरिसडिक्शन ओवर अदर कोर्ट्स। मतलब अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है तो वो पावर किसके पास है, वो पावर है आपके हाई कोर्ट के पास कि वो उनके ऊपर देखते हैं, उनके ऊपर उनका पूरा डिसीजन है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी आप लोगों की ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जहाँ पे ये कहा गया कि मैथ्स और फिजिक्स जो है वो मैंडेटरी नहीं है फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। देन वी टॉक्ड अबाउट फैमिली कोर्ट। ठीक है, फर्स्ट फैमिली कोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय जस्टिस गीता मित्तल। So now today we will be talking about the No Ban Act. What is this No Ban Act?
So US, it is about US. This act has been came up in US. ठीक है, तो US के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने रिसेंटली पास किया है एक बिल जो कि लिमिट करेगा the ability of the president कि वो impose कर सके religion based travel ban. ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, नो बैन एक्ट. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है नो बैन एक्ट की, नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स एक्ट. ठीक है, ये पूरी फुल फॉर्म है इसकी, नो बैन एक्ट की, नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स एक्ट. ये पास किसने किया था, आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने किया था. ठीक है, इसका काम क्या होगा, ये लिमिट करेगा द एबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू इम्पोज रिलीजन बेस्ड ट्रैवल बैन, कि कोई इंसान किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है तो उसे उसकी ट्रैवलिंग क्या हो, बैन हो. ऐसा कोई भी अगर रूल बनेगा तो उसे ये खत्म करेगा. नाउ दिस नो बैन एक्ट, ठीक है, इट वाज पास्ड इन रिस्पॉन्स टू द कंट्रोवर्शियल मुस्लिम बैन, जो कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे यूएस के, मिस्टर प्रेसिडेंट, दैट वाज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने पास किया था. एंड द मुस्लिम बैन ने बार किया था ट्रैवल फ्रॉम मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है वहां से कोई भी इंसान ना आए, वहां से कोई भी ट्रैवलिंग ना हो, इसलिए उसे रोका गया था. तो दिस नो बैन एक्ट उसी कंट्रोवर्सी के लिए पास हुआ था. इस समय हाल फिलहाल कौन है प्रेसिडेंट यूएस के, वो है आपके बाइडेन, जो बाइडेन. तो अगर हम बात करें इस एक्ट की फीचर्स की, क्या की फीचर्स है इस पर्टिकुलर एक्ट की, तो बिफोर इम्पोजिंग अ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड स्टेट डिपार्टमेंट जो है, दे विल रिपोर्ट टू द कांग्रेस अबाउट एनी ऑफ सच रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ऐसे ही क्योंकि प्रेसिडेंट ने कहा है इसीलिए इम्पोज कर दो, ऐसा नहीं होगा. So before imposing a restriction क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है एंड द स्टेट डिपार्टमेंट है, ठीक है, दे शुड जो होमलैंड सिक्योरिटी है और जो स्टेट डिपार्टमेंट है, दे विल रिपोर्ट टू द कांग्रेस कि भाई ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हम इन पे इम्पोज करने वाले हैं. एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट विल प्रेजेंट एविडेंसेस, ठीक है, कि भाई ऑफ क्रेडिबल थ्रेट. ऐसा नहीं कि मुझे ये पर्टिकुलर रिलीजन पसंद नहीं है इसलिए मैंने थ्रेट इम्पोज कर दिया, नहीं. प्रेसिडेंट को एविडेंसेस देने पड़ेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों से या इस पर्टिकुलर कंट्री से आने वाले लोगों से हमें थ्रेट है, तभी ट्रैवल बैन है जो वो लग पाएगा. कि भाई क्यों उन्होंने ट्रैवल बैन जो है इनिशिएट किया, उस सब के लिए उन्हें क्रेडिबल एविडेंसेस किसको देने होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को देने पड़ेंगे. किसको, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. एंड ही शैल इम्पोज द बैन ओनली आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम देम. ठीक है, उनको जब अप्रूवल मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से, तभी क्या होगा, वो ये बैन लगा पाएंगे, तभी वो इम्पोज हो पाएगा. ओके, तो ये सारे उसके फीचर्स थे. अब अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, ठीक है, कि ये कहाँ से आया, तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया था. उन्होंने बैन इम्पोज किया था आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, उन्होंने ये बैन इम्पोज किया था और इसे 2 बार रोका गया कि भाई नहीं होना चाहिए. मोस्टली इट वाज बिकॉज ऑफ द मुस्लिम्स, उन्हें रोका गया था, इसलिए वहां पे ये सब चीजें की गई थी. ठीक है, यहाँ तक नो बैन एक्ट की अगर मैं बात करूं, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. किसी को इसमें कोई दिक्कत? ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट फर्दर, नेक्स्ट इज इकोसाइड बिल ऑफ फ्रांस. ये पास किया है फ्रांस ने. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहे हैं इस चीज के लिए, इस इकोसाइड बिल ऑफ फ्रांस में वो क्या बोल रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट.
ठीक है, जिसे पास किया है फ्रेंच नेशनल असेंबली ने, ठीक है, कि वो इकोसाइड को एक ऑफेंस बना सके। अब इसमें अगर हम समझे व्हाट इज एन इकोसाइड, ठीक है, इट इज एन एक्शन, ठीक है, ये एक एक्शन है जो कॉज करता है सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है, कोई किसी भी तरीके का डैमेज अगर हो रहा है तो उसके बारे में बात हो रहा है कि दिस इकोसाइड बिल ऑफ फ्रांस, ठीक है, दैट कॉजेस सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है, जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू ओवरस्टेप इन द लिमिट्स ऑफ द प्लेनेट, कि भाई आपने इतनी सारी इंडस्ट्रीज बनाई, ठीक है, इंडस्ट्रीज इतना इतना पॉल्यूशन कॉज कर रही है, या फिर आप कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट ही ये बिल बनाया गया है। अगर इस पर्टिकुलर बिल के हम की फीचर्स देखें कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल दैट इज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी इंसान इस तरीके का वायलेशन कर रहा है, जो भी एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहा है, वो पर्सन लाइबल होगा अप टू 10 years in prison, ठीक है, 10 years in prison की उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, अ फाइन ऑफ 4.5 million euros, उन पे फाइन जो है वो इम्पोज किया जाएगा, ठीक है, जिस भी पर्सन ने वायलेट किया है, वो वायलेट्स अ रूल और लॉ, ठीक है, या कुछ भी ऐसा अनएक्सेप्टेबल किया है विच इज इन रिलेशन टू एनवायरमेंट, हम एनवायरमेंट के रिलेशन में बात कर रहे हैं। लॉ जो है वो मेनली पनिश करता है किसको, उनको जो एंडेंजर कर रहे हैं, जो खतरे में डाल रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, ठीक है, वो क्राइम कर रहे हैं पॉल्यूशन का, एनवायरनमेंट को क्या, आपका नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इस तरीके का कोई भी क्राइम कर रहे हो, तो देन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी पनिश्ड विथ 3 years in prison and fine of 3 lakh euros, ठीक है, तो उनको ये सब पनिशमेंट मिलेगी। तो ये है एक इकोसाइड बिल ऑफ फ्रांस जो है इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट, ठीक है, अगर हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, या हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, ठीक है, जो प्लेनेट है उसको हार्म कर रहा है, कि आप ऐसा कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, विच इज हार्मफुल फॉर दैट। सो दिस इज द इकोसाइड बिल ऑफ फ्रांस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, so next is draft national e-commerce policy. Now e-commerce policy हम सब जानते हैं, आजकल हम लोग सब ई कॉमर्स में डील कर रहे हैं, ठीक है, चीजें अपनी मंगाते हैं, करते हैं। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, ई कॉमर्स की भी और प्रिवेसी की, ठीक है, कि ठीक है हम चीजें मंगा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रिवेसी का क्या। आप कोई भी ऐप लेते हो, आप अमेजोन से शॉपिंग करते हो, आप मिंत्रा से शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट से करते हो, किन्हीं भी ऐप से आप लेते हो, तो उसमें आपको अपनी काफी सारी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब कुछ, तो ये सब कुछ जो है उसके अंदर पड़ता है ना। गवर्नमेंट जो है वो डिस्कस कर रही है एज इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग रेगुलेशंस फॉर द पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा, ठीक है, कि क्या डेटा को हम पर्सनल कैटेगरीज में डालें, किस डेटा को हम नॉन पर्सनल कैटेगरी में डालें, ठीक है, किसके थ्रू, थ्रू द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी, ठीक है, जो थ्रू द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी है, सॉरी, हाँ, टू द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी, ठीक है, ये पॉलिसी क्या है, ये हाईलाइट करेगी वो प्रिंसिपल्स जो गवर्नमेंट ने बताए हैं, जो गवर्नमेंट ने लेट डाउन किए हैं अबाउट द यूजेज ऑफ डेटा, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री को बनने के लिए। ना ही मैं सिर्फ कपड़ों की बात करूं आपका, या किसी और भी इंडस्ट्री को, हम कुछ भी मंगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जो इंडस्ट्री है उसके लिए काफी सारे डेटा की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल्स बताएं कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं उस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, और जो चीजें, जो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, वो क्यों चाहिए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को। सो दिस ड्राफ्ट पॉलिसी, ठीक है, विद द ड्राफ्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ने एडिक्वेट सेफगार्ड्स बताए हैं जो प्रिवेंट करते हैं मिसयूज एंड एक्सेस ऑफ डेटा बाय द अनऑथराइज्ड पर्सन, कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन तो ये सब डिटेल्स नहीं ले रहा, कोई ऐसी डिटेल तो नहीं है विच इज वेरी कॉन्फिडेंशियल और उन लोगों के पास है।
दिस ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी, इसे ड्राफ्ट किसने किया था? ठीक है, इट वाज ड्राफ्ट एंड रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने इसे पास किया था। ये ले डाउन करती है क्या? स्ट्रेटेजीज, ठीक है, जो किन इश्यूज से डील करता है, जो उन इश्यूज से डील करता है इन रिगार्ड टू डेटा प्राइवेसी, मेंटेनेंस, ठीक है, ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड सेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन सब चीजों से डील करता है। तो ये जो नेशनल ई पॉलिसी है, ई कॉमर्स पॉलिसी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि क्या इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। तो ये सब कुछ देखेंगे कि क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, ये सब कुछ। आई होप यहाँ तक अभी तक हमने जो भी समझा वो आप सब लोगों को क्लियर है। आप लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव फ्यू 1 मंथ, मोस्टली 1 मंथ, उसके अंदर अंदर एग्जाम्स होंगे। ठीक है, अगर अभी आप लोगों के हो रहा है क्या, जून है, जुलाई अगस्त तक आ जाएगी, आप लोगों को देने होंगे एग्जाम। तो आप लोगों को बहुत अच्छा टाइम मिला है पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, सब करिए। आई होप एग्जाम्स के फॉर्म सबने भर दिए हैं। एनीवन जिसने एग्जाम्स के फॉर्म नहीं भरे हैं? ठीक है, नोट्स भी बना रहे हैं, गुड आकांक्षा। बाकी दोनों लोग भी बना रहे हैं ना नोट्स, प्लीज अच्छे से बनाइए। एग्जाम्स के फॉर्म भरिए, जो आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स आए हो पता है। ठीक है, क्लैट, एलेट है, एक आप लोगों का शिमला का, वहां का भी अब वहां पे भी एनएलयू खुल गया है, उसका फॉर्म है। एल सेट का फॉर्म है, ठीक है, जिंदल जो है उसका फॉर्म है आपका। फिर जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, निर्मा, सिम्बोयसिस, ठीक है, आईएलएस पुणे, जीएलसी मुंबई, ठीक है, ये सब कॉलेजेस भी अच्छे हैं, इनका फॉर्म भरिए। बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी फॉर्म्स निकलते हैं, उन्हें भी भरिए। ठीक है, सबके एग्जाम्स होंगे, देना है। अगर हम सिम्बोयसिस वगैरह की बात करें तो उसके लिए एक एमएचसीईटी का एग्जाम होता है, उसका सबका फॉर्म्स देखिए और भरिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग एग्जाम्स देंगे उतना आप लोगों का हाथ साफ होगा कि क्या आपको आता है क्या नहीं। ठीक है, एंड पढ़ पढ़ रहे हैं। आई विल बी स्टार्टिंग विद योर रिविजन क्लासेस, जो हमने सब्जेक्ट्स के पढ़ चुके हैं, अब हम जो सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो उसकी मैं रिविजन क्लासेस अब स्टार्ट करने वाली हूँ, और उसके उन्हीं के क्वेश्चन आंसर्स भी जो हमने करे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, अभी हम करते हैं हरियाणा अप्रूव्स बिल। ठीक है, हरियाणा ने रिसेंटली अप्रूव किया है बिल टू रिजर्व 75% प्राइवेट जॉब्स फॉर लोकल्स। ठीक है, अब हरियाणा ने एक बिल पास किया है कि भाई जो उनकी प्राइवेट जॉब्स है, अभी तक हमने क्या सुना था कि गवर्नमेंट जॉब्स में ही रिजर्वेशन है, और प्राइवेट एंटिटीज या प्राइवेट जो फर्म्स हैं उन्हें जरूरत नहीं है, वो उनके ऊपर कोई भी जरूरी नहीं है किसी भी तरीके का रिजर्वेशन एप्लीकेबल हो। लेकिन हरियाणा गवर्नर ने क्या है, अप्रूव किया है, ये अप्रूव किया है बिल, ठीक है, टू रिजर्व 75% ऑफ द जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर्स। वो क्या बोल रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, उन एंटिटीज में 75% लोग हरियाणा के ही होने चाहिए, और ये रिजर्वेशन हर कंपनी में प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड इन एवरी कंपनी, या कोई ट्रस्ट चल रहा है या कोई सोसाइटी चल रही है। इस पर्टिकुलर एक्ट का नाम क्या है? हरियाणा स्टेट सॉरी हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। ये कब आया है, कब एनफोर्समेंट में आया है? 2 मार्च 2020 में। ठीक है, वो ये बिल्कुल लेके आए हैं। दिस पर्टिकुलर स्टेट असेंबली जो है उसने पास किया है ये पर्टिकुलर बिल 2020 में। और ये बिल क्या कर रहा है? ये बिल प्रोवाइड करता है कोटा फॉर द लोकल पीपल ऑफ द हरियाणा। ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर में भी अब रिजर्वेशन है, और कम से कम 75% लोग उस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी में या ट्रस्ट में या सोसाइटी में कहाँ के होने चाहिए? हरियाणा के होने चाहिए। ठीक है, और जिसमें उनकी ऑफरिंग फॉर जॉब्स, जहाँ पे फॉर ऑफरिंग द मंथली सैलरी ऑफ लेस देन 50,000 रुपीज।
किन जॉब्स के लिए? जिन जॉब्स की सैलरी जो है वो 50,000 से कम है, उन प्राइवेट जॉब्स के लिए ये कोटा लाया गया है। ठीक है, और ये क्यों लाया गया है, इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो पर्टिकुलर रिजर्वेशन है, ठीक है, इट विल बी सोशली, इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली डिजायरेबल। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों की ग्रोथ के लिए, इसीलिए वो ये बिल लेकर आए हैं, उन्होंने ये एक्ट पास किया है। ठीक है, और यही जो था रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, उनके इलेक्शन का मेन प्रॉमिस था, किसका? जननायक जनता पार्टी का, कि हम ये रिजर्वेशन लाएंगे फॉर प्राइवेट जॉब्स फॉर लोकल्स। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर बिल के, इस पर्टिकुलर एक्ट के की प्रोविजन की, कि क्या की प्रोविजन है, क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो ये कौन लेकर आया था? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा दुष्यंत चौटाला। ठीक है, और ये क्या करते हैं? 75% रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं इन प्राइवेट जॉब्स, जहाँ पे फॉर दी पीपल, जहाँ की लोगों की सैलरी है या तो 50,000 या 50,000 से कम, उसके लिए जो हाई पेड जॉब्स है उनके ऊपर नहीं एप्लीकेबल है। ये है जो या तो 50,000 कमा रहे हो या 50,000 से कम, उनके ऊपर ये चीज जो है वो एप्लीकेबल है। दिस पर्टिकुलर बिल, ठीक है, ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ क्लॉजेस की कंपनी कैन इन्वोक, ठीक है, कंपनी कैन रिक्रूट एनीवन इफ दे फाइंड अ सुटेबल कैंडिडेट्स। ठीक है, और उस केस में क्या होगा? कंपनी बाहर के लोगों को भी हायर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं एक अच्छा कैंडिडेट वहीं पर अपने हरियाणा में ही, तो उस केस में उन्हें गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा कि हम बाहर से किसी कैंडिडेट को जो है उसे एम्प्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट को, कंपनीज को पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि भाई उनके एम्प्लॉयज जिन जो 50,000 या 50,000 से कम कमा रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, ठीक है, उनका क्या बैकग्राउंड है, सब कुछ। और अगर जो नहीं होगा उस पर पेनल्टी भी इम्पोज की जाएगी। ठीक है, अगर कोई ये जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं करता, वो फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट इज लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी जो है, हमने देखा होगा, अगर न्यूज चैनल्स में आप लोगों ने देखा हो, दो तरीके की टीवीज हैं, दो तरह के चैनल्स हैं, एक का लोकसभा, एक का राज्यसभा। अगर किसी ने देखा हो, उस पे न्यूज वगैरह तो आती है, बट जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं तो वो भी सब चलती हैं। आप लोगों ने देखा है वो? तो अब क्या बात हुई है कि ये दो अलग अलग चैनल्स चलाने से अच्छा है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया जाए और उसको नाम दिया जाए क्या? सांसद टीवी। ठीक है, सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैव मर्ज्ड these two of the TV channels, ठीक है, जिसका एक का नाम है लोकसभा टीवी, एक का नाम है राज्यसभा टीवी, और इन दोनों को मर्ज करके क्या बना रहे हैं? वो सांसद टीवी उन्होंने, दिस इज नॉट गेटिंग हाइलाइटेड, आई डोंट नो, ठीक है, सांसद टीवी आप लोगों को याद रखना है ना। नाउ ये जो नया प्लेटफॉर्म है, इसका काम वही रहेगा, काम नहीं बदल रहा है। ठीक है, इसका काम क्या है आपका? टू टेलीकास्ट द हाउस ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक है, काम इसका सेम रहेगा। ठीक है, कि प्रोसीडिंग्स कैसे हो रही है, पार्लियामेंट में कैसे काम हो रहा है, सब वो प्रोसीडिंग्स लाइव टेलीकास्ट करना। ठीक है, एंड the current affairs program in Hindi as well in English, ठीक है, current affairs, these TVs are very good। लोग यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं ये सब टीवी देख देख कर, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो मिलती है। ऐसा नहीं कुछ भी रैंडम, कुछ भी खबर आ रही है बॉलीवुड में, सब कुछ चलता है बाकी न्यूज चैनल पे। ये सिर्फ न्यूज देते हैं आपको, अपना ओपिनियन नहीं देते। बाकी न्यूज चैनल साथ में ओपिनियन भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इनका करंट अफेयर्स प्रोग्राम है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। अब ये जो राज्यसभा टीवी था, ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिशमेंट, द राज्यसभा टीवी एस्टैब्लिशमेंट क्यों रन होता है? फ्रॉम द रेंटेड पब्लिक प्रॉपर्टी। कहाँ से रन हो रहा है? फ्रॉम द रेंटेड पब्लिक प्रॉपर्टी नियर
तालकोतरा स्टेडियम, ठीक है, वहां से ये रन होता है। स्टेडियम का नाम क्या है? तालकटोरा स्टेडियम, ठीक है। अब क्योंकि ये जो स्टैब्लिशमेंट है ये मर्ज हो गया है विद द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा टीवी, ठीक है, और एक नई एंटिटी बनी है, ठीक है। सो द फॉर्मल टेक्सटाइल सेक्रेटरी, ठीक है, कौन हुए? रवि कपूर, ठीक है, उन्हें अपॉइंट किया है एज द सीईओ ऑफ द सांसद टीवी, ठीक है, 1 साल के लिए। तो रवि कपूर है, उन्हें बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमें याद रखनी है चीज, ठीक है। रवि कपूर कौन है? सीईओ ऑफ द सांसद टीवी है। नाउ द प्रपोजल फॉर द मर्जर ऑफ दीज टू, ठीक है, सबसे पहले कहाँ आया था? सबसे पहले आया था ये 2019 में। और किसने इसका एक्सपर्ट कमिटी जिसने इसे प्रपोज किया था वो थी, इट वाज हेडेड बाय प्रसार भारती सीईओ सूर्य प्रकाश। ये 2 नाम याद रखने हैं, ठीक है। सांसद टीवी याद रखना है। फिर कौन सीईओ है? रवि कपूर। और इसे लाया कौन था? ये जो पूरा फंडा है इसे इनिशिएट किसने किया था? इसे इनिशिएट किया था प्रसार भारती के सीईओ सूर्य प्रकाश ने, ठीक है। ये सब कुछ क्लियर है, समझ में आया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, और नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल इंट्रोड्यूस्ड इन एमपी। यहाँ पे क्या बात हो रही है? मध्य प्रदेश में एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। बीच में काफी न्यूज भी आई थी कि हम जो इलीगल कन्वर्जन है उसे नहीं प्रमोट करना चाहिए, हो रहा था वो लव जिहाद का लेकर चीजें चल रही थी कि मुस्लिम लोग हिंदू लड़कियों से शादी करके उनका रिलीजन बदलवाते हैं एंड एवरीथिंग दैट ऑल दैट नॉनसेंस वाज गोइंग ऑन। तो रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, ठीक है। और इस बिल ने रिप्लेस किया है ऑर्डिनेंस को जो गवर्नमेंट ने लाया था, ठीक है, कि भाई फॉर चेकिंग एंड फॉर कंट्रोलिंग द रिलीजियस कन्वर्जन्स थ्रू फ्रॉडुलेंट मीन्स, ठीक है। अब ये जो ऑर्डिनेंस है, ये जो नया बिल है, इसने जो रिप्लेस किया ऑर्डिनेंस को, ये गवर्नमेंट ने कब क्लियर किया? आपके दिसंबर 2020 में किया। और ये अब कब आया है? जनवरी 2021 में आया है। इस बिल को प्रेजेंट किसने किया था? इस बिल को प्रेजेंट किया था होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है टू सी दैट वेदर देयर इज सम इलीगल कन्वर्जन और नॉट। कोई किसी और रिलीजन के बंदे को जबरदस्ती कन्वर्ट तो कहीं नहीं कराया जा रहा है, उसकी इच्छा के बगैर तो कन्वर्ट नहीं कराया जा रहा। नाउ नेक्स्ट इज, राजस्थान गवर्नमेंट इज द फर्स्ट वन टू प्रेजेंट द फर्स्ट पेपरलेस बजट, ठीक है। तो उन्होंने अभी 24 फरवरी 2021 को, ठीक है, उन्होंने पेपरलेस बजट करा। तो ये चीज याद रखने की, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई फर्स्ट पेपरलेस बजट किस स्टेट ने पास किया? राजस्थान गवर्नमेंट ने पास किया। कौन चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के? अशोक गहलोत है, ठीक है। एंड इट इज इट एंड दे आर प्रेजेंटेड इट्स थर्ड बजट और फर्स्ट पेपरलेस बजट उन्होंने पास किया है। तो ये चीज याद रखने की कि फर्स्ट पेपरलेस बजट किसने पास किया है? आपका फर्स्ट पेपरलेस बजट पास किया है राजस्थान गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट इज, उत्तराखंड ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस टू गिव को-ओनरशिप राइट्स टू वुमेन, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हमने बात भी की थी वुमेन की कि भाई फैमिली लॉ में चेंजेस आए हैं, केस आया है जहाँ पे वुमेन को राइट्स बाय बर्थ मिला है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है एक ऑर्डिनेंस लाया है फॉर प्रोवाइडिंग को-ओनरशिप राइट्स टू वुमेन, ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड। अभी जो हमने पिछली बार बात की थी वो बात हुई थी हमारी किसकी वजह से? वो बात हुई थी हमारी कि भाई अपनी खुद के जो वुमेन के जो घर है या अपने फादर की प्रॉपर्टी में राइट। इस ऑर्डिनेंस में बात हो रही है हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वुमेन का राइट, ठीक है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट पहला स्टेट है जो इसे लेकर आया है।
और वो क्या बोल रहे हैं दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस क्या प्रोवाइड करेगा, वुमेन को इक्वल राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड, हस्बैंड के भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वुमेन का इक्वल राइट है। ये क्यों लेकर आया गया था, ठीक है, द ऑर्डिनेंस वाज पुट फॉरवर्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मैन फ्रॉम हिल एरियाज, ठीक है, जो मैन आ जाते थे हिली एरियाज से अपनी लाइवलीहुड के लिए और वहीं पे रहने लग जाते थे। इसका मेन एम ये है कि वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सके, जो पीछे घर पे रह गई है एंड हु आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एवरीथिंग, ठीक है, उनके हस्बैंड तो निकल गए लाइवलीहुड की खोज में, पता नहीं वापस आए नहीं आए, कुछ नहीं मालूम, और उनका कोई राइट पहले था नहीं अपनी एंसेस्ट्रल हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। तो इस ऑर्डिनेंस ने वुमेन को भी पूरा राइट दिया, बराबर का अधिकार दिया किसकी, हस्बैंड के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, सो दैट दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीवन कि भाई क्या हो रहा है कैसे हो गया ये सब कुछ। एंड उत्तराखंड जो है वो पहला स्टेट है जो को ओनरशिप राइट्स प्रोवाइड करता है वुमेन को इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें याद रहेंगी। अब क्या एक्ट था, एक्ट का नाम याद रखना है, पहला स्टेट था वो याद रखना है, तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट आया, नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट रिसेंटली कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम सेक्टर। नाउ व्हाट इज पीएलआई स्कीम? पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये क्यों लेकर आए हैं? गवर्नमेंट इज ब्रॉट दिस विद द ऑब्जेक्टिव कि वो ताकि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा दे सके, कि जो भी चीजें रिलेटेड है इससे वो यही इंडिया में बने। तो फॉर द ग्रोथ, उनको बढ़ावा देने के लिए दे हैव कम अप विद दिस स्कीम ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ठीक है। और ये कब आए हैं, ठीक है, उन्होंने कब अप्रूव किया, 17 फरवरी 2021 में। अगर हम बात करें दी अप्रूवल ऑफ दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, इट वाज गिवन फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्क इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। किसके लिए दिया गया था, क्यों ये स्कीम लाई गई थी? ये स्कीम लाई थी फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्क इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उसके लिए वो ये स्कीम लेकर आए थे ताकि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट्स को बढ़ावा दे सके, कि जो भी चीजें जरूरी है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, ठीक है, जो भी चीजें बनानी है वो सब इंडिया में बने, जिससे फायदा मिले, जिससे बढ़ावा मिले, क्योंकि दे केम अप विद दिस, मोदी जी ने कहा था ना मेड इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इस सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए दे केम अप विद दिस स्कीम। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अब उसे फाइनल अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट, ठीक है। और ये क्या करेगा, अब जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है ये इनवाइट करेगा कंपनी से, ठीक है, फॉर एप्लीकेशंस कि आप आइए और आप यहाँ बनाइए। हम बड़ी बड़ी कंपनी से जाके बोल रहे हैं कि आपको अगर जगह चाहिए तो आप आइए और इंडिया में बनाइए। इससे क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। कितनी सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, अगर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है तो कितनी सारी उससे जॉब्स आप लोगों की क्रिएट होगी, ठीक है। एंड दिस अंडर दिस पीएलआई स्कीम क्या होगा, जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग है उसे भी बहुत बूस्ट मिलेगा, ठीक है, और जॉब्स क्रिएट होंगी, बूस्ट मिलेगा, इंडिया का नाम होगा। सो दिस वाज देयर अप्रोच for approving this, for coming up with this scheme of production link incentive, और ये बहुत जरूरी है, बहुत important है। I hope this is clear to all of you. सबको समझ में आया ये स्कीम, कैबिनेट अप्रूव पीएलआई स्कीम? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राजस्थान प्रिजन रूल्स 1951। अब राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान प्रिजन रूल्स की, ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अमेंड किए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं प्रिजन रूल्स में। पहले क्या था, पहले ये था राजस्थान प्रिजन रूल्स में कि अगर कोई भी घुस रहा है उस पर्टिकुलर प्रिजन में, उस पर्टिकुलर जेल में, तो सबसे पहले क्या होता था,
सबसे पहले उस पर्टिकुलर पर्सन की कास्ट पूछी जाती थी कि भाई आपकी कास्ट क्या है, और उस हिसाब से काम बताया जाता था कि आप प्रिजन में जाके क्या काम करोगे। ऐसा नहीं कि प्रिजन में जाके आपसे कोई काम नहीं कराया जाता या सिर्फ आप जेल में बैठे रहते हो। बहुत सारे छोटे छोटे काम जो है प्रिजन के ही वो करने पड़ते हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट में क्या हो रहा था, उसमें वहां जाके पूछा जा रहा था कि भाई आपकी कास्ट क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट जो था वो उनको काम दिया जा रहा था कि अगर आप नीची कास्ट के हो तो आपसे मीनियल जॉब्स कराई जा रही है, ऊंची कास्ट से हो तो वैसा काम कराया जा रहा है। तो इसीलिए जो आपके राजस्थान प्रिजन रूल्स है, उन्होंने ये चीज बनाई कि हमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए, कुछ अलग चीजें करनी चाहिए कि भाई इसे इस पर्टिकुलर जो एक्ट है, ये जो पर्टिकुलर चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत है। हम कास्ट के बेसिस पे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट्स किए गए कि भाई द रूल्स बेसिकली रूल 67, रूल 13, रूल 17 जो है उनमें अमेंडमेंट किए गए। अब अमेंडमेंट क्या किए गए, ठीक है, अगर हम रूल 67 की बात करें तो एक जो रूल 67 है वो डील करता है कुकिंग ऑफ फूड से। ठीक है, जो पहले क्या हुआ था दैट द रूल अर्लियर रेड एज एनी ब्राह्मण और सफिशिएंटली हाई कास्ट हिंदू, ठीक है, वो ही एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट एज कुक। ठीक है, पहले उन्होंने कास्ट के बेसिस पे डिटरमाइन कर रखा था कि खाना कौन बनाएगा, और उसमें स्पेसिफिकली लिख रखा था या तो कोई ब्राह्मण या कोई हाई कास्ट हिंदू प्रिजनर ही खाना बना सकता है। लेकिन अमेंडमेंट करा गया है, और अब अमेंडमेंट के बाद उसमें क्या हुआ गया है कि कोई भी जो है इनमेट, कोई भी प्रिजनर जो है शैल बी सेलेक्टेड फॉर कुकिंग on the basis of will not be selected for cooking on the basis of their caste or religion। आपकी कास्ट के बेसिस पे ये नहीं डिटरमाइन किया जाएगा कि आप खाना बना सकते हो या नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट रूल जो जिसमें अमेंडमेंट किया गया वो था रूल 13। रूल 13 में क्या बोला जा रहा था, रूल 13 में बोला जा रहा था कि दैट पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो डील करता है विद द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कन्विक्ट्स एज ट्रेड्समैन। ठीक है, कि वो एज अ ट्रेडर की तरह काम नहीं कर सकते कि आपको क्या चाहिए, कोई चीज बेच रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ये सब चीजें उन्होंने करी थी। ठीक है, सो दीज वर द न्यू रूल्स दैट वर मेड। अब अगर आज हम बात करेंगे, टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद योर सब्जेक्ट्स ऑफ टॉट। ठीक है, टॉट की अगर हम बात करेंगे, व्हाट इज टॉट। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट की अगर मैं बात करूं, जब हमने इसे समझा भी था, जब पढ़ा भी था पहले कि लॉ ऑफ टॉट होता क्या है। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट की अगर मैं बात करूं आप लोगों की कि भाई टॉट क्या है, टॉट से हम समझें कि कैसे सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ टॉट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो एक सिविल रॉन्ग है। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है आपका, कि आपने कोई काम किया, ठीक है, कोई गलती की तो उसे हम सिविल रॉन्ग में माने जाएंगे। दो तरीके के लॉज होते हैं, एक सिविल लॉ, एक क्रिमिनल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ में आपके कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया। ठीक है, क्रिमिनल, क्रिमिनल यानी कोई भी ऑफेंस जो आप अगेंस्ट दी सोसाइटी कर रहे हो, अगेंस्ट दी स्टेट कर रहे हो, कि भाई ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस है ये गलत है, ये अगेंस्ट दी स्टेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट इज अगेंस्ट दी होल सोसाइटी। वो पर्टिकुलर जो रॉन्ग है आप अगेंस्ट दी सोसाइटी करते हो। सिविल जो रॉन्ग होता है वो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट करते हो, कि ये पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट हुआ है, या उसमें पर्सनल इंडिविजुअल जो होता है वो इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें सिर्फ टॉट की, तो टॉट जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज टॉट। ठीक है, टॉटम वर्ड है, वहां से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है, जिसका मीनिंग है ट्विस्टेड और क्रूड। ठीक है, जिसका क्या मतलब है, ट्विस्टेड और क्रूड, कि भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। ठीक है,
टॉर्ट को काफी लोगों ने डिफाइन किया, ठीक है, लेकिन टॉर्ट को क्या माना गया कि एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है, विच इज एज अपोज टू पब्लिक रॉन्ग, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन से डील करता है, ना कि पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है, ठीक है, लेकिन जब हम क्रिमिनल की बात करते हैं तो वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है। तो एक सिविल रॉन्ग जिसे हम प्राइवेट रॉन्ग भी कह सकते हैं, ठीक है, वो रॉन्ग होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट एंड नॉट अगेंस्ट द होल स्टेट, ठीक है। तो ये जो है जॉन सेलमन ने डिफाइन किया था टॉर्ट को। जॉन सेलमन एक जूरिस्ट है, बेसिकली ये लोग वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत लॉ को पढ़ा होता है, लॉ को सोसाइटी की नजरों से समझा होता है कि क्या से चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो जो जॉन सेलमन होते हैं वो टॉर्ट को एड्रेस करते हैं। वो टॉर्ट को उन्होंने क्या कहा है कि टॉर्ट क्या है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है, विच हैज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अगर आप आईपीसी पढ़ोगे या सीआरपीसी पढ़ोगे, ठीक है, तो हम जैसे मैं बताती भी हूँ तुम्हें पढ़ाते समय कि आपने ये रॉन्ग कमिट किया तो इसके लिए इतनी सजा दे रखी है, लेकिन टॉर्ट में हमें सजा नहीं मालूम होती है। इट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब आपके ऊपर कितना कंपनसेशन लगेगा, आपको कितना फाइन भरना पड़ेगा, ये पहले से नहीं पता। ये कोर्ट डिसाइड करता है आफ्टर लुकिंग इनटू द केसेस कि भाई कैसे केसेस आए, क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है उस केस के, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या होता है, डिसाइड होता है कि कितना जो है आपको अमाउंट दिया जाएगा, कितना अमाउंट हम फिक्स करेंगे, ठीक है। सो टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है जिसके अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, यानी जिसका कंपनसेशन, जिसका फाइन जो है फिक्स्ड नहीं है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेमेडी, ठीक है। ये रेमेडी है कि भाई किसी के साथ गलत हो गया तो उसके साथ अब हम क्या करें, उसे किसी तरीके का कोई कॉम्पनसेशन दे दे, तो वो क्या होगा, एक रेमेडी माना जाएगा, ठीक है, which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust, ठीक है, जो एक्सक्लूसिव नहीं है कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, ठीक है। ये एक फेयर और इम्पार्शियल ऑब्लिगेशन है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनके ऊपर किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन, ठीक है। नाउ द बेसिक प्रिंसिपल जिसपे जो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट वर्क करता है वो क्या है, उबी जस्ट इबी रेमेडियम, ठीक है, वेयर देयर इज अ लॉ देयर इज अ रेमेडी, ठीक है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहाँ पे आपके पास कोई राइट है और अगर वो राइट ब्रीच हो रहा है तो उस ब्रीच के लिए आपके पास कोई ना कोई रेमेडी होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टॉर्ट, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा टॉर्ट का काम होता है, दैट इज उबी जस्ट इबी रेमेडियन, यानी जहाँ पे राइट है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ठीक है, वहां पे उनका सब स्टार्ट हो। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, ठीक है, टॉर्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, ठीक है। सो देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स which constitute a whole tort, ठीक है, जो पूरा आपका टॉर्ट जो है वो समझते हैं, वो क्या है। पहला तो है देयर शुड बी सम रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, कोई आपने कुछ एक्ट किया हो जो गलत हो, ठीक है, देयर शुड बी सम रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, कोई भी आप काम कर रहे हो वो गलत होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई काम जो आपको नहीं करना चाहिए था या ऐसा कोई काम जो करना चाहिए था आपने नहीं किया, ओमिट कर दिया, सो देयर शुड बी अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। एंड नेक्स्ट इज देयर शुड बी सम ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द, ठीक है, कोई ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, जो लॉ पे इम्पोज की जा रही है, ठीक है, तो देयर शुड बी सम ड्यूटी शुड बी देयर कि आपकी ड्यूटी थी और आपने वो काम नहीं किया, ठीक है, आपको कोई काम दिया जाता है ना घर पे भी कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है ये चीज करो, सो देयर शुड बी सम ड्यूटी दैट इज इम्पोज्ड बाय द। एंड thirdly the essential thing is that particular act, ठीक है, वो राइज दे रहे हैं, दे मस्ट गिव राइज टू अ लीगल और एक्चुअल डैमेज, कुछ एक्चुअल डैमेज हो रहा है, कुछ लीगल डैमेज हो रहा है। अगर मैं डैमेजेस की बात करूं तो टॉर्ट में लीगल डैमेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, मतलब अगर कोई लीगल डैमेज हो रहा है किसी भी तरीके का, भले ही आपको इंजरी कॉज नहीं हुई है, लेकिन लीगल जो आपका राइट था, कोई लीगल रॉन्ग आपके साथ हुआ है तो उसके लिए आपको क्या है, कंपनसेशन मिलेगा,
दो केसेस हो सकते हैं, आपको इंजरी हुई, आपको लॉस हुआ, लेकिन आपको कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, तो उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। भले ही आपको लॉस हुआ फिर भी नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपका कोई लीगल राइट वायलेट है। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं, भले ही आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन लीगल राइट डैमेज हो गया, कोई आपके साथ लीगल रॉन्ग कमिट हुआ, तो उस केस में आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो there should be an act which gives to any rise to any legal or actual damage, और वो ऐसे नेचर का होना चाहिए दैट उसकी कोई लीगल रेमेडी जो है वो अवेलेबल हो। तो ये तो थे आपके असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट्स। I hope it is clear. Now next is what is the nature of tort. ठीक है, अब नेचर ऑफ टॉर्ट को दो में हम डिवाइड करते हैं कि भाई टॉर्ट और क्राइम में क्या अंतर है, और टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है। टॉर्ट एंड क्राइम के बारे में मैं आप लोगों को काफी बता ही चुकी हूँ कि टॉर्ट जो है वो हम समझते हैं दैट देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट और सिविल राइट्स। यहाँ पे एक इंडिविजुअल की अलग बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्राइम की बात करते हैं, ठीक है, इन क्राइम देयर इज अ ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट्स, ठीक है, कि क्राइम में पूरी पब्लिक राइट्स का ब्रीच हो रही है, जो पूरी इट इज विच इज अफेक्टिंग द होल कम्युनिटी। टॉर्ट की अगर हम बात करें तो उसका मेन एम होता है टू रिकम्पनसेट द प्लेंटिफ, ठीक है, जो भी लॉस उन्होंने सफर किया है, ठीक है, टू रिकम्पनसेट। और क्राइम का मेन एम होता है टू पनिश दैट पर्टिकुलर अक्यूज्ड, कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या गलत किया, क्या गड़बड़ किया, उसके लिए उसे पनिशमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, कि क्या ब्रीच ऑफ क्या टॉर्ट था और क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो टॉर्ट की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है, देयर इज सम ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो लॉ से फिक्स हुई, कोई ऐसी ड्यूटी विच इज फिक्स्ड बाय लॉ। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो दैट पर्टिकुलर ब्रीच ऑफ ड्यूटी वो किसने फिक्स की है, वो फिक्स की है आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने, मतलब दो पार्टीज ने मिलके आपस में डिसाइड किया कि अगर ये पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फिक्स नहीं हुआ तो तुम लायबल हो गए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज दो लोगों ने फिक्स की है, जबकि टॉर्ट में वही ब्रीच ऑफ ड्यूटी किसने फिक्स की है, इट इज फिक्स्ड बाय द लॉ। डैमेजेस इन टॉर्ट आर जनरली अनलिक्विडेटेड, आपको नहीं पता होता है कि कितना डैमेज किसी भी केस में होगा, वो बाद में जब कोर्ट के पास केस जाता है, कोर्ट सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा फाइन इतना इतना डैमेजेस देना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की तो वहां जो डैमेजेस है इट इज फिक्स्ड इन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे, उन दोनों पार्टीज के बीच के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो क्या थे। नेक्स्ट इज हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा था कि टॉर्ट के लिए क्या क्या जरूरी है, कि टॉर्ट में भाई कुछ आपका एक्ट हो रहा है या ओमिशन हो रहा है। तो एक्ट ऑफ ओमिशन क्या होता है, कोई चीज नहीं करने से टॉर्ट कैसे क्रिएट हो जाता है वो समझते हैं। तो अगर अभी तक हमने समझा कि हमारा कुछ करना जरूरी है कोई पर्टिकुलर टॉर्ट कमिट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कहीं कह रही है या तो आपने कोई ऐसा काम किया हो या कोई ऐसा काम ओमिट किया हो, मतलब कुछ नहीं करने से भी टॉर्ट कमिट हो रहा है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो दिया गया है वो ये है कि चांदनी चौक में एक क्लॉक टावर है, ठीक है, दिल्ली में जो चांदनी चौक एरिया है वहां पे एक क्लॉक टावर है। अब वो जो क्लॉक टावर है वो गिर गए और उसके गिरने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। अब इसमें एक्ट ऑफ ओमिशन क्या हुआ, इसमें एक्ट ऑफ ओमिशन आया म्युनिसिपैलिटी का, ठीक है, कि भाई जो लोकल बॉडीज हैं who were responsible for maintaining that clock tower in चांदनी चौक, उन्होंने अपनी ड्यूटी ढंग से पूरी नहीं की, उन्होंने वो जो क्लॉक टावर था उसे ढंग से मैनेज नहीं किया, उसे ढंग से मेंटेन नहीं किया, और उस वजह से क्या हुआ, काफी सारे लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ पे क्या था, उनकी ड्यूटी थी कि उन्हें उसके लिए काम करना था, वो क्लॉक टावर को मेंटेन करना था, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी ढंग से नहीं निभाई, उस वजह से क्या हुआ, जो क्लॉक टावर था वो गिर गए एंड
this could be this is the good example for understanding act of omission कि आपकी कोई ड्यूटी थी, आपको वो काम करना था और आपने वो काम नहीं किया, तो दिस इज एक्ट ऑफ omission. नेक्स्ट इज लीगल डैमेज. लीगल डैमेज की अगर हम बात करें तो लीगल डैमेज और इंजरी का क्या मतलब होता है? इट मींस इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ सम लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ. ठीक है, कि आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, ठीक है, कोई आपका वायलेट कर रहा है लीगल राइट, तो उसके लिए दो मैक्सिम्स बताए गए हैं. एक है डैमनम साइन इंजूरिया और एक है इंजूरिया साइन डैम. डैमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमेजेस विदाउट अ लीगल रॉन्ग, जहाँ पे डैमेजेस हो रहे हैं, ठीक है, आपको डैमेजेस तो हुए लेकिन कोई लीगल रॉन्ग कमिट नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल आपका एक होटल था, ठीक है, उसी के सामने किसी और ने अपना होटल भी खोल दिया, तो ये कोई लीगल रॉन्ग तो है नहीं. आप खोल सकते हो, आपकी इस रोड पे भी खुल गया, उस रोड पे भी खुल गया, कहीं लॉ में तो ये नहीं लिखा कि नहीं खुलना चाहिए इस तरीके का होटल, ठीक है, तो आपको डैमेजेस तो हुआ, आपके बिजनेस को लॉस तो हुआ, लेकिन कोई लीगल रॉन्ग इसमें कमिट नहीं. ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें इंजूरियस साइन डैमनम की, यानी जहाँ इंजुरी कॉज हुई लेकिन आपको कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, आपके साथ लीगल रॉन्ग तो हुआ लेकिन उससे आपको कोई लॉस नहीं हुआ. जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन, ए पर्सन, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को इलेक्शन था तो वोट डालने जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने, पुलिस ऑफिसर्स ने, कुछ ने उसे रोक लिया और उसे वोट डालने नहीं देने दिया. अब उसने वोट नहीं डाला तो क्या हुआ? वो नहीं जाया, उसका लीगल राइट जो है वो वॉयलेट हुआ, बिकॉज एवरी वन ऑफ अस हैव द राइट टू कास्ट आवर वोट्स. उसे नहीं जाने दिया और इसी वजह से उसके साथ जो है लीगल रॉन्ग हो गया. लेकिन ये लीगल रॉन्ग की वजह से क्या हुआ, ठीक है, उसे कोई इंजरी नहीं हुई क्योंकि उसे कोई लॉस नहीं हुआ, उसको कोई डैमेजेस नहीं हुआ, क्योंकि जिस कैंडिडेट को वो वोट डालने जा रहा था वही कैंडिडेट लास्ट में जीत गया. बट क्योंकि उसका जो लीगल राइट वायलेट उसके साथ गलत हुआ है, इसलिए उसे कंपनसेशन मिला. अब आप समझे, ऊपर वाले केस में जो इससे पहले जो एग्जांपल दिया था उसमें लॉस हो रहा था, मॉनेटरी लॉस हो रहा था, लेकिन फिर भी कोई कॉम्पनसेशन नहीं था क्योंकि कोई लीगल रॉन्ग नहीं था. सेकेंड केस में कोई लॉस नहीं था, कोई मॉनेटरी लॉस नहीं था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, क्योंकि उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है इसीलिए उसे कॉम्पनसेशन मिला. तो इसीलिए ये दो मैक्सिम स्टॉर्ट्स में बताई गई है, एक है डैमनम साइन इंजूरिया और एक है इंजूरिया साइन डैमनम. ठीक है, डैमनम साइन इंजूरिया जहाँ पे डैमेजेस तो हुए लेकिन कोई लीगल रॉन्ग नहीं हुआ है, और इंजूरिया साइन डैमनम जहाँ पे इंजरी कॉज हुई है, जहाँ पे हमारे साथ कोई लीगल रॉन्ग हुआ है लेकिन कोई डैमेजेस जो है वो कॉज नहीं हुए हैं. ओके, I hope it is clear to all of you.